हेलो फ्रेंड्स, उड़ान सेंटर पर आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 9 के साइंस सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए फटाफट से ये सारे क्वेश्चंस करेंगे। और ये जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर इन्हें आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। क्योंकि हो सकता है कि थोड़े शब्दों को घुमा के दिया जाता है, लेकिन क्वेश्चन सेम रहते हैं। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पदार्थ है? हमें 4 ऑप्शन दिया गया है, गंध, ठंडा, प्रेम और ठंडा पेय। इनमें ठंडा पेय पदार्थ है, क्योंकि दोस्तों ठंडा पेय क्या है ना कि ये स्थान घेरता है, द्रव्यमान रखता है। जो स्थान घेरता है और द्रव्यमान रखता है, ये पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। जबकि यहाँ पे जो बाकी ऑप्शन था, प्रेम, गंध और ठंडा, ये एक प्रकार का भावनाएं हैं, ये पदार्थ नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है? इनमें से हमारा देखिए कौन पदार्थ नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्यार। क्योंकि ये प्यार एक भावना है, जबकि हवा, जल और भोजन द्रव्यमान है और स्थान घेरते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन, दूध क्या है? ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। इसमें हमें दूध का अवस्था को चुनना है, जैसे ठोस, द्रव, गैस और बीईसी। ठीक है, तो इसमें हमें लिखना है कि दूध क्या है, एक तरल पदार्थ है, और जो तरल रहता है उसको बोलते हैं द्रव। तब दूध हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्रव। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गैसों के कणों के बीच आकर्षण बल लगता है, ये कम होता है या ज़्यादा होता है? देखिए, जब गैस रहता है, दो गैसों के बीच में रिक्त स्थान ज़्यादा रहता है, यानी कि इसमें आकर्षण बल कम होगा। ऑप्शन नंबर बी, आकर्षण बल कम होता है। हमारा अगला क्वेश्चन, किस अवस्था में गैसों के अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? तो इसमें सबसे ज़्यादा गैस में अणुओं के बीच ऊर्जा अधिक होती है, क्योंकि गैस बहुत दूर दूर तक छिटकने का गुण रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा होगा गैस, क्योंकि गैसीय अवस्था में कणों की गतिज ऊर्जा अधिक होती है, गैस जल्दी फैलते हैं, इसलिए गैसों के बीच। अगला है, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? सबसे कम कम हमेशा ठोस में होता है, क्योंकि ठोस अवस्था में कण अपनी स्थिति में कंपन करते हैं, लेकिन उसमें ऊर्जा बहुत कम होता है। यही कारण है कि ये जल्दी छिटकते नहीं हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो ये इसलिए बर्फ बर्फ का टुकड़ा जल की सतह पर तैरता है, क्योंकि बर्फ जल से हल्का होता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, गर्म करने पर गैस का आयतन, ये क्या होता है? गर्म करने पर आयतन गैस का बढ़ता है। हमारा आंसर हो जाएगा कि बढ़ता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। गर्म करने पर गैसों के कणों के बीच गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिससे आयतन में भी वृद्धि होती है। हम लोग फटाफट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, इसलिए आप इन सभी क्वेश्चंस को लिख लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। निम्नलिखित में कौन कपड़ा गर्मियों के समय अधिक आरामदेह होता है? ये होता है सूती कपड़ा। सूती कपड़ा हमारा ऑप्शन नंबर 3 ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सूती कपड़ा पसीना सोखता है और हवा के संचार में सहायक होता है, जिससे ठंडक मिलती है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, निम्नलिखित में द्रव में कौन अनिश्चित रहता है? इसमें द्रव का आकार अनिश्चित रहता है, क्योंकि वो बर्तन के अनुसार अपना रूप धारण कर लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, दो विभिन्न पदार्थों के बीच कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? जब दो कण गैसों के कण मिलते हैं तब उसको बोलते हैं, हमारा आंसर विसरण होगा, उसको विसरण बोलते हैं। विसरण में पदार्थ के कण बिना बाहरी मदद से आपस में मिलते हैं, जैसे अगरबत्ती की सुगंध का फैलना। इसमें गैसों का एक जगह से दूसरी जगह फैलने का गुण होता है। आगे है, अगरबत्ती की सुगंध आपको दूर से मिलती है, इससे पदार्थ के किस गुण का पता चलता है? तो जैसे कि ये एक तो विसरण है, लेकिन यहाँ पे विसरण ऑप्शन दिया नहीं है, तब हम लोग लिखेंगे ऑप्शन नंबर 4, कण निरंतर गतिशील होते हैं, सही उत्तर होगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, बर्फ का गलनांक क्या होता है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सही, ऑप्शन नंबर सी, 273.16 केल्विन। दरअसल क्या होता है कि अगर ये ऑप्शन नहीं देगा आपको, तो सिर्फ आपको 273 भी दे सकता है। जो रहेगा ऑप्शन आपको उस हिसाब से लेना है। अगर 273.16 रहेगा तब ये वाला ऑप्शन आपको चुनना है। ठीक है, अगर बात करें बर्फ़ का गलनांक का, तो वो है 0 डिग्री सेल्सियस, जिसमें बर्फ़ जमता है। और इसी को बर्फ़ का गलनांक के रूप में जब लिखेंगे सेल्सियस में, तब फिर ये हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस, और अगर केल्विन में लिखेंगे तब 273.16 केल्विन। अगला है हमारा, किसी तापमान पर पानी ठोस और तरल दोनों अवस्थाओं में पाया जाएगा? किस तापमान पर पानी ठोस और तरल दोनों अवस्थाओं में पाया जाएगा? यह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 0 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर
बर्फ और जल दोनों के रूप में रहते हैं, इसमें मिला हुआ रूप रहता है। अगला है हमारा जल का क्वथनांक क्या है। जो जल का क्वथनांक होता है वो होता है 373 डिग्री केल्विन। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी 373 डिग्री केल्विन करेक्ट आंसर होगा। ये 373 डिग्री केल्विन सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारा अगला क्वेश्चन 10 डिग्री सेल्सियस ये किसके बराबर है। इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, C बराबर K-273 और इसमें हमारा सेल्सियस कितना दिया है 10, तो C की जगह 10 रखेंगे और 10 बराबर, इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना है आपको, जो सेल्सियस से केल्विन और केल्विन से सेल्सियस बनाने में हमेशा एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है, C बराबर K-273 और यहाँ सेल्सियस का मान 10 दिया है, तब लिखेंगे 10 बराबर K-273 और इस तरह से जब K का मान निकालेंगे तब फिर ये 10 ऐड हो जाएगा और ये बन जाएगा 273 प्लस 10 बन जाएगा और ये जैसे ही 273 प्लस 10 बनेगा केल्विन, तब ये हमारा आंसर 283 डिग्री केल्विन। इस तरह से हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 25 डिग्री सेल्सियस तापमान को हमें केल्विन में बदलना है। वही करना है, हम लोग क्या लिखते हैं, C बराबर K-273 और जब इस तरह से करेंगे तब यहाँ C दिया है 25, तब लिखेंगे 25 बराबर K-273 और फिर जब K का मान निकालेंगे तब ये वाला 25 उधर ऐड हो जाएगा, यानी 273 प्लस, और ये 273 प्लस 25 मिल के बनता है 298 डिग्री 298 और ये 298 केल्विन हमारा करेक्ट आंसर है। इस तरह से आपको निकालना है। ठीक है, और ये सब परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान बराबर है, जब इसको भी आप बनाएंगे C बराबर K-273 में, जैसे कि अभी बताया, तो उस तरह से आपका उत्तर आ जाएगा इसका 373 केल्विन। तो इस तरह से 373 केल्विन हमारा आंसर है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए 300 के को सेंटीग्रेड में बदलिए, केल्विन का मान दिया है और सेल्सियस निकालना है। वही सेम फार्मूला C बराबर K-273 और यहाँ पे K का मान C का नहीं दिया तो C बराबर लिखेंगे और K का मान यहाँ 300 दिया है, तब ये हो जाएगा 300 माइनस 273 और जब इसको बनाएंगे तो फिर ये आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C। इस तरह से आपको बनाना है। इसके बाद आता है गैसों का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है। गैस द्रव में बदल जाता है तो फिर इसको बोलते हैं संघनन, ऑप्शन नंबर C संघनन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलना, इसको हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया। ठीक है, ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया में गैस में बदल जाता है, कोई भी द्रव के रूप में रहे या फिर ठोस के रूप में रहे, कोई पदार्थ ठोस के रूप में रहे वो डायरेक्ट द्रव में बदल जाता है, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया। और ऊर्ध्वपातन का एक उदाहरण भी पूछा जाता है परीक्षा में, जो है क्या, नेफ्थलीन का इस्तेमाल करना और अमोनियम क्लोराइड का इस्तेमाल। ये नेफ्थलीन डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में किस पदार्थ में विसरण की गति तेज होगी। किसमें विसरण ज़्यादा तेज़ी से होगा, यानी कौन ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, वो हमारा है गैस ऑक्सीजन। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन ही गैस है और गैसों में ही विसरण होता है, जबकि यहाँ पे लोहा, तेल और जल ये तरल है, ये गैस नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है। सबसे कम किसके बीच होगा आकर्षण बल, ये होगा कार्बन डाइऑक्साइड में, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, जबकि दूध, रुई और चीनी ये गैस नहीं है, ये पदार्थ है। ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, गैसों में अधिक होता है इसलिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है, यानी किसे बहुत ज़्यादा मात्रा में छोटे पात्र में भी भरा जा सकता है, तो वो दरअसल गैस होता है। गैस में देखिएगा कि एक छोटा सा LPG गैस में भी 15 किलो के आसपास गैस भरा रहता है, क्योंकि उसका संपीड़न यानी उसे एक जगह भर के रखे जाने का क्षमता ज़्यादा होता है। उस तरह हमारा यहाँ गैस हाइड्रोजन है हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, बारूद क्या होता है। ठीक है, बारूद क्या है, दरअसल बारूद जो है ना, ये मिश्रण है, ये कई सारी चीज़ों से मिलके बना होता है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर C मिश्रण। ये गंधक, कोयला और पोटेशियम नाइट्रेट का मिश्रण होता है, इससे बना होता है बारूद। पीतल, ये एक चीज़, पीतल 2 चीज़ों का मिश्रण है, जिसमें आता है जिंक और कॉपर। ऑप्शन नंबर ए जिंक और कॉपर। धातु का क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, और इसको याद रखने का तरीका इस तरह है, आपको एक शॉर्ट में ट्रिक याद रखना है, पिताजी। पिताजी यानी कि पी से पीतल, और पीतल किससे बनेगा, ता यानी तांबा, उसके बाद जी यानी जस्ता। ठीक है, इस तरह से तांबा और जस्ता का मिश्रण है, तांबा को बोलते हैं क्या, कॉपर, और जस्ता को बोलते हैं जेडन यानी जिंक। तब ये हो गया जेडन यानी जिंक और कॉपर। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है हमारा, कौन यौगिक का उदाहरण है।
यौगिक के रूप में अगर देखेंगे तो यहाँ लोहा, पीतल और तांबा ये सब जो है ना ये धातु है, ठीक है, ये धातु है। हाँ, और तांबा ये दोनों तत्व है और पीतल ये मिश्र धातु है। लेकिन हमें यहाँ पे यौगिक चुनने बोला है, तब यौगिक में हमारा जल होगा आंसर। जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रासायनिक यौगिक है, मतलब इनसे मिल के बना होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन तत्व का उदाहरण है? तत्व जो होता है ना वो अकेले रहता है, जैसे ऑक्सीजन अकेले है तो ऑक्सीजन हो जाएगा हमारा तत्व, जबकि पानी, नमक और हवा ये मिल के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसको याद रख लेना है। इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, तो हमारा NaCl होता है सोडियम क्लोराइड, तब हमारा NaCl हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र। कैल्शियम का हो जाता है Ca, और कभी भी हाइड्रोक्साइड बोले तब देना है OH2। इस तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना हमारा मिलके CaOH2। CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है। ये हमारा ऑप्शन था कौन सा? ये ऑप्शन हमारा पहला ऑप्शन था, ये हमारा चौथा ऑप्शन था, ये करेक्ट आंसर है। एक और चीज़ के नाम से भी जाना जाता है, वो बोलते हैं बुझा हुआ चूना, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? मिश्रण हमारा कौन है? चांदी, जल और हाइड्रोजन। ये तीनों मिश्रण नहीं है। हमारा मिश्रण है वायु, क्योंकि वायु में बहुत सारे तत्व और बहुत सारे गैस मिल के बने होते हैं, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा वायु, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि बहुत सारे गैसों का इसलिए यही मिश्रण होगा। निम्नलिखित मिश्रणों में विलयन की पहचान करना है। विलयन जो होगा वो ऐसा चीज़ है जिसमें आप कोई चीज़ घोल सकते हैं, जिसमें कुछ डाल सकते हैं, जिसे घोला जा सकता है, यानी लिक्विड फॉर्म में होता है, तरल होता है। इस तरह से हमारा वायु तरल नहीं है, कोयला भी तरल नहीं है, मिट्टी भी तरल नहीं है। बच गया हमारा जल, समुद्री जल हमारा सही उत्तर है। अगला है, कौन कोलाइड है? कोलाइड उसको बोलते हैं, कोलाइड उसे बोला जाता है जो सूरज की किरणों पर अपना आकार को बड़ा जैसा बना लेता है, लेकिन नॉर्मल में दिखाई नहीं देते, उसको बोलते हैं कोलाइड। जैसे धुआं होता है ना, ये जब धूप रहे तो धूप में धुआं दिखने लगता है, लेकिन धूप नहीं रहने पे धुआं का आकार समझ में नहीं आता है। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा धुआं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन कोलाइडल नहीं है? यानी कौन सा ऐसा है जो सूरज की रोशनी में अपना रूप बड़ा नहीं करते, यानी बड़ा नहीं दिखाई देते, तब इसमें हमारा आंसर हो जाएगा वायु। ऑप्शन नंबर सी वायु होगा, क्योंकि वायु गैसों का मिश्रण है, ये कोलाइडल नहीं है। अगला है, कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? इसमें हमें टिंडल प्रभाव के लिए ऑप्शन नंबर बी दूध को करेक्ट आंसर लिखना है, क्योंकि टिंडल प्रभाव कोलाइडल द्वारा दिखाया जाता है और दूध एक कोलाइडल है। दूध ऐसा है जो धूप में रहने पर उसके कण छोटे छोटे जो नहीं दिखते नॉर्मल में, वो भी दिखने लगते हैं। अगला है, निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार क्या होता है? तो उसमें याद रखना है कि निलंबन के कणों का आकार याद रखना है कितना होता है, 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है, बस 100 नैनोमीटर से ये बड़ा होता है। जबकि विलियन में 1 नैनोमीटर से कम होता है, कोलाइडल में 1 से 100 नैनोमीटर के बीच होता है, लेकिन निलंबन में 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है। इसको लिख के याद कर लें। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, हमें बोला है कि 100 ग्राम जल में 20 ग्राम चीनी मिलाया गया, उस विलयन की सांद्रता प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। सांद्रता निकालना बहुत आसान है, जो चीज़ मिलाया जाएगा उसको ऊपर लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर 20 ग्राम चीनी मिलाया गया तो 20 को लिखेंगे ऊपर, और इसको भाग देना है विलयन का जितना है उससे, और उसमें जितना मिलाया गया उसको जोड़कर। जैसे पहले विलयन कितना था 100 ग्राम का, तब यहाँ पे नीचे लिखना है 100 और प्लस, और कितना मिलाया गया है 20, तब इसको भी जोड़ देंगे, और जितना भी होगा उसको कर देना है 100 से गुना। तब इस तरह से हमारा हो जाएगा 20/120 और गुना 100, और इस तरह से कटेगा, 0 0 कट गया, 4 5 20, 4 तिया 12, और ये कट के अगर देखेंगे तो 50/3 आ गया, और इसको अगर तोड़ेंगे तो 16.67, इस तरह हमारा उत्तर आएगा। 16.67% हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, क्योंकि इसको पूर्णांक में लिखिएगा तो 16 से ही 2/3% आएगा। इसको ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और इसको पॉइंट में 16.67% आएगा। इस तरह से अगला है हमारा, कपूर और नमक के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो इसको याद रखने का तरीका बस आपको बता देते हैं। देखिए ऐसे याद रखिएगा, कपूर उड़ यानी ऊर्ध्वपात खत्म। इस तरह से हमारा 2 चैप्टर खत्म हो गया। अब हम तीसरे चैप्टर पर जाएंगे, जो कि है परमाणु और अणु। हमारा परमाणु अणु का पहला क्वेश्चन, परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या होती है?
कोई भी परमाणु का जब हम लोग द्रव्यमान निकालते हैं तो उसको यू से लिखते हैं, इसको बोलते हैं यूनिफाइड मास। ठीक है, यू से यूनिफाइड मास दिखता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो कि है क्या, यू, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है परमाणु त्रिज्या को किस मात्रक में मापते हैं। परमाणु का जो त्रिज्या होता है वो होता है पिकोमीटर में। ऑप्शन नंबर डी हमारा पिकोमीटर, ये करेक्ट आंसर होता है, क्योंकि परमाणु त्रिज्या बहुत छोटी होती है इसलिए इसको पिकोमीटर में नापते हैं। अगर पिकोमीटर पूछा जाए कि पिकोमीटर कितना बड़ा होता है या पिकोमीटर क्या होता है, तब इसको आप लिख सकते हैं 10⁻⁻12 मीटर, ये इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला है 1 नैनोमीटर किसके बराबर है। नैनो, नैनो से क्या पता चल रहा है कि 9, तब इसको याद रखना है, ये होगा 10⁻⁻9। ठीक है, नैनोमीटर में आ रहा है 9, यानी 10⁻⁻9, ये आपका होता है नैनोमीटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है क्या कहलाता है। ये होता है अणु, हमारा आंसर हो जाएगा अणु। अगर पूछा जाए कि सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से रहता है तब होगा अणु, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि वह सूक्ष्मतम कण जिसे और काटा नहीं जा सकता या जिसे और अविभाज्य जो नहीं है, यानी जो अविभाज्य नहीं है, जिसे काटा नहीं जा सकता, तब आपको परमाणु लिखना है, लेकिन स्वतंत्र बोला गया है तब हम लोग अणु लिखेंगे। जल की परमाणुकता कितनी है। जल की परमाणुकता निकालने के लिए जल का सूत्र हम लोग लिखेंगे, वो होता है H2O। H2O में देखिए हाइड्रोजन के हुआ है 2, ऑक्सीजन कितना है 1, और 2 और 1 को जोड़ दीजिए, ये हुआ कितना 3, यानी इसमें परमाणुकता कितना है 3 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा है 3, उसमें हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 है। अगला क्वेश्चन हमारा निम्न में कौन द्विपरमाणुक है। जो द्विपरमाणुक होगा उसका सूत्र लिखने पर आपको 2 लगाना है, तब आप उसको बोलेंगे द्विपरमाणुक है। जब सोडियम लिखते हैं तो ये सोडियम Na लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे एक क्लोरीन है जो गैस है, और कोई चीज़ जब गैस में रहता है तब उसको अकेले नहीं लिखा जाता है। जैसे अगर हाइड्रोजन रहेगा तो उसको हाइड्रोजन के लिए H2 लिखते हैं, उसी तरह क्लोरीन भी गैस है, क्लोरीन के लिए हम लोग Cl2 लिखते हैं, और जब Cl के साथ 2 आ गया तब इसका द्विपरमाणुक ये हो गया द्विपरमाणुक। ठीक है, और इस तरह से द्विपरमाणुक के रूप में हम लोग Cl को चूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा Cl2। आप देख सकते हैं जैसे H2 N2 O2 F2 Cl2 ये सब क्या है, सब गैस के रूप में पाए जाते हैं, इसलिए ये हो गया द्विपरमाणुक। अगला क्वेश्चन निम्न में से द्विपरमाणुक नहीं है। इसमें हमारा जो ऑप्शन है यह ऑप्शन नंबर 2 ऑक्सीजन का परमाणु कार्बन 12 के 1/2 के भाग से 16 गुना भारी। इसको समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पे पहले क्या बोला है, ऑक्सीजन का परमाणु कार्बन 12 के 1/2 भाग से। कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6 और इसका द्रव्यमान होता है 12, 12 लिखिए। उसके बाद बोला है के 1/12, यानी इसको गुना करेंगे, इसको थोड़ा सही से लिखते हैं। सबसे पहले कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, लेकिन इसका जो द्रव्यमान होता है वो होता है 12। इसका परमाणु संख्या होता है 12 और बोला है के 1/12, यानी इसको कर दीजिए 1/12। अब क्या बोला है, से 16 गुना भारी, इसको गुना कर दीजिए 16 से, तब ये 12 और ऊपर 12 कट गया और इसका उत्तर बचा क्या 16। और हमें यही पूछा था कि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 है। 16 हमारा ऑप्शन बी से इस तरह काट कर उत्तर आ रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भार का अनुपात। जब हम लोग इसका भार का अनुपात निकालेंगे तब एक तरफ हम लोग लिखते हैं H2 और दूसरी तरफ O, क्योंकि इसका सूत्र होता है जल का H2O। इसमें हाइड्रोजन का पहले द्रव्यमान निकालेंगे, 2 इसका संख्या है तब 2 गुना, और हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1, यानी 2 गुना 1, और इसमें बीच में यहाँ पे अनुपात देंगे, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16, तब लिखेंगे 16, और इस तरह से ये बनेगा 2:16, और जब इसको काटेंगे तो 2 1 का 2, 2 8 8, यानी कि 1:8। इस तरह से 1:8 हमारा उत्तर आएगा, और ये वाला ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये होगा आंसर। नेक्स्ट है SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड के अणु में सल्फर और ऑक्सीजन के भार का अनुपात क्या है। उसी तरह करना है, पहले तो हम लिखेंगे एक तरफ SO2 लिखेंगे, इसके बाद सल्फर का परमाणु द्रव्यमान होता है कितना 32, और ऑक्सीजन का निकालना है, ऑक्सीजन 2 है, ठीक है, तब इसमें अनुपात देके 2 गुना, और ऑक्सीजन का होता है द्रव्यमान 16, यानी कि 32:32, और ये दोनों कट जाएगा एक दूसरे से, 1 1 का 1 1 का 1, दोनों कट जाएगा, तब इस तरह से हो जाएगा 1:1। ये वाला हमारा आंसर हो गया 1:1। इस तरह से द्रव्यमान याद रख के आपको ये निकालना है। सोडियम का संकेत होता है Na, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, सोडियम का Na होता है। इसके बाद किस तत्व का लैटिन नाम फेरम है।
देखिए फेरम से याद रखना है लोहा, क्योंकि फ्रेम लोहा का, ऑप्शन नंबर ए लोहा। अगला है नाइट्रोजन गैस के लिए रासायनिक सूत्र। नाइट्रोजन के लिए हम लोग N लिखते हैं, लेकिन N क्योंकि गैस है तब इसके लिए N2 लिखेंगे, ठीक है, N2। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा H2O का साधारण नाम क्या है? इसका नाम जल है, ऑप्शन नंबर डी जल करेक्ट आंसर है। इसके बाद एक संख्या पूछा जाता है हमेशा, इसको आपको याद रखना है, आवगाद्रो संख्या क्या है? इसका एक मान होता है, इसको याद रखना है 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ पे 10 का पावर 20 है, ठीक है। यहाँ लिखने में थोड़ा सा एक जरा मिस्टेक हुआ है, 6.022 इंटू 10⁻23, मैंने 10 का पावर में 23 है, 10 और 23 एक साथ नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है एक मोल किसके बराबर है? एक मोल इसी अवगाद्रो संख्या के बराबर है, जो है 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर। तब ये हमारा ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन कणों के समूह को क्या कहते हैं? वही अवगाद्रो संख्या का जो कण होता है उसी को मोल भी कहते हैं, तब हमारा आंसर हो जाएगा मोल। क्वेश्चन वही चीज़ है, वही अवगाद्रो संख्या है, वही एक मोल है, और वही वाला हमारा एक मोल के बराबर है, और वही सब कुछ है, ठीक है। जैसे अब आपको दिया है 0.5 मोल में H2O का द्रव्यमान, ये बहुत आसान है। इसके लिए एक काम करना है, जितना मोल बोला है इसको और जिसका द्रव्यमान बोला है इसको, ये दोनों को कर देना है गुना। जैसे सबसे पहले आप H2O को निकालिए, H2O का द्रव्यमान निकालने के लिए हाइड्रोजन के गो है 2 गो है, तब इसको 2 गुना, और 2 गुना कितना लिखेंगे? हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1, तो 2 गुना 1, और प्लस करेंगे क्योंकि दोनों के बीच में अब दूसरा आ रहा है, पहले हाइड्रोजन का हुआ अब ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16, तब ये हो गया 2 + 16 यानी कि 18, यानी कि ये हो गया 18, और इस 18 को गुना करेंगे किससे? 0.5 से। जब 0.5 से 18 को गुना करेंगे तब इसका उत्तर हो जाएगा 9। 9 हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी, ये हो गया करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है 0.5 CO2। अब इसमें भी निकालना है, CO2 का द्रव्यमान पहले निकालेंगे। कार्बन का हो गया 12 और ऑक्सीजन का करेंगे 2 गुना 16, यानी कि 32 और 12 मिलके बनेगा 44। और अभी जैसे कि बताया कि जो भी आएगा उसको गुना करना है जो दिया है उससे, यानी गुना करेंगे 0.5 से, इस तरह से ये होगा 22 ग्राम। ऑप्शन नंबर ए 22 ग्राम, ये हो गया करेक्ट आंसर। ऐसे ही टाइप का जब आप 0.4 मोल वाले CO2 के लिए निकालेंगे तो यह आएगा 17.6 ग्राम। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं, 36 ग्राम जल में जल के कितने मोल उपस्थित होंगे? इस तरह के मोल वाले क्वेश्चन में आपको एक काम करना है, जो भी दिया है उसको भाग कर देना है। मतलब शुरू में जैसे 36 ग्राम जल बोला है तो 36 को भाग कर देना है जल का द्रव्यमान से। जैसे अगर जल का द्रव्यमान पहले निकाली, जल को क्या बोलते हैं? H2O। H2O का द्रव्यमान हो गया कितना? 2 गुना 1 प्लस ऑक्सीजन का द्रव्यमान यानी कि 16 और 2, ये हो गया 18, और इस 18 को किससे भाग देना है? 36 से, यानी 36 भागा 18, ये कटा कितना बार में? 2 बार में, 18 दूनी 36, इस तरह से इसका आंसर हो गया 2। ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन आता है परीक्षा में, तो इसको ध्यान से बनाइएगा। अब आगे आता है कि 5.85 ग्राम किसके बराबर है? इसको भी मोल में निकालना है, जैसे कि अभी हम लोग किए वैसे ही इसको भी निकालना है। अब इस क्वेश्चन में भी वैसे ही करना है। सबसे पहले तो NaCl का हम लोग इसका निकालेंगे। जब NaCl का हम लोग द्रव्यमान निकालेंगे तो सोडियम का होता है कितना? 23, और क्लोरीन का होता है 35.5। तब ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 58.5, और इसके शुरू में जो दिया है 5.85 को भाग देना है, जो अभी आया उत्तर हमारा 58.5, और जब इसको भाग लगाएंगे तो फिर ये कटेगा ऊपर में 1 बार में और नीचे में 10 बार में, इस पर ये 1/10 आएगा। 1/10 मोल हमारा करेक्ट आंसर आ गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन, 1.8 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या कितनी होगी? आपको एक चीज़ याद रखना है कि 18 ग्राम जल में 1 मोल अणु होता है, ठीक है। तो 18 ग्राम जल में जब 1 मोल अणु होता है 6.022 इंटू 10⁻23 अणु ऐसे रहता है, तो इसका 1.8 ग्राम निकाल रहे हैं, यानी कि इसका निकालने के लिए हम इस 23 वाले डेटा को, मतलब ये वाला डेटा को 10 से भाग दे देंगे, तब एगो 0 कट जाएगा, और एगो यहाँ पे 10 का पावर में 23 था, ये 23 फिर 22 हो जाएगा, और इस तरह से 6.022 इंटू 22 ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसका पावर में 22 हो जाएगा 23 से घट कर, इस तरह उत्तर हमारा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
इसमें 96 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या निकालना है। वैसे ही आसान है, जैसे अभी हम लोग कर रहे थे, जो भी मात्रा दिया है उसको ऊपर में रखेंगे और बटा करके जिस चीज़ का निकालना है उसका द्रव्यमान को भाग दे देंगे। जैसे 96 को 12 से भाग देंगे तो ये 8 बार में कट जाएगा, हमारा 8 सही आंसर हो गया। अगला है हमारा NH3 का द्रव्यमान निकालना है। बहुत आसान है, NH3 का करेंगे। पहले तो N का होता है हमारा कितना 14 इसका द्रव्यमान, और जोड़ हाइड्रोजन यहाँ 3 है, यानी कि 3 गुना 1 मतलब कि 3 हाइड्रोजन हो गया यहाँ 3 और 14 यानी कि 17 U हमारा आंसर हो गया। इसी तरह मोलर द्रव्यमान भी बोले तो भी ऐसे ही करके निकालना है। यहाँ कार्बन 2 है यानी 12 गुना 2 हो गया 24 जोड़, और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है यानी 2 गुना 1 मतलब 2, 24 और 2 26 यूनिट हमारा आ गया आंसर। इस तरह नाइट्रिक अम्ल का भी आप देख सकते हैं। परमाणु द्रव्यमान आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, इसमें परमाणु द्रव्यमान आप जोड़ के निकाल सकते हैं। इस तरह अगला क्वेश्चन इसमें भी वैसे ही निकालना है आपको। इस तरह से हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। हम लोग अगला चैप्टर परमाणु की संरचना इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? परमाणु के नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने, क्योंकि रदरफोर्ड ने अल्फा कण का प्रकीर्णन द्वारा नाभिक की खोज किए थे। ठीक है, अगला हमारा है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? इससे क्या पता चला कि ये परमाणु का केंद्रक खोज रहे थे। ठीक है, अभी जैसे पहला क्वेश्चन को देखें, परमाणु का नाभिक को ही केंद्रक बोलते हैं। तो इसमें क्या पूछा जाए, इसमें अगर ये पूछा जाए कि क्या खोजा गया तो आपको लिखना वही परमाणु का केंद्रक, जिसको नाभिक बोलते हैं, एक ही बात है परमाणु केंद्रक। हमारा अगला क्वेश्चन है कि केनाल किरणें किसका किरणपुंज है? केनाल किरणें किसका किरणपुंज है? वो है प्रोटॉन का। केनाल किरणें धनावेशित कण प्रोटॉन होते हैं। इसकी खोज गोल्डस्टीन ने किया था। ठीक है, इसका खोज गोल्डस्टीन ने किया था। हमारा अगला है केनाल किरणें की खोज किसने की? अभी जैसे कि मैंने देखा कि गोल्डस्टीन है, तो गोल्डस्टीन। इसके बाद आगे हमारा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो आपको याद रखना है ईंट, इसको याद रखना है ईंट। तो ईंट में जो ई है इलेक्ट्रॉन, इसका खोज किया था टॉमसन। इंग्लिश में इसको टॉमसन बोलते हैं, तो इसलिए याद रखना है, इससे टॉमसन या थॉमसन एक ही चीज़ है। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन बी थॉमसन। अगला हमारा क्वेश्चन है प्रोटॉन कण है। प्रोटॉन कैसा कण है? अभी जैसे हमने देखा था धनावेशित कण था। ठीक है, हो गया। इसके बाद अगला है न्यूट्रॉन पर क्या आवेश होता है? देखिए, प्रोटॉन पर प्लस रहता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस रहता है, और न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना होता है? तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। इसमें हमें याद रखना है कि लगभग 2000 गुना। ठीक है, 2000 गुना प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से लगभग 1840 गुना के बराबर होता है, यानी कि लगभग 2000 गुना अधिक होता है। हमारा अगला क्वेश्चन जो कि है द्रव्यमान संख्या बराबर होती है। द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होता है? तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होता है, यानी द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक में कौन से कण उपस्थित होते हैं? नाभिक में 2 कण उपस्थित होते हैं, ये होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये होगा आंसर। हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता है? हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, और ऑप्शन नंबर बी होगा न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है कक्षा 3 यानी एम में अधिकतम कितने रहते हैं? देखिए, पहला में रहता है 2, दूसरा में रहता है 8, तीसरा में रहता है 18, चौथा में रहता है 32। ठीक है, तो हमें तीसरा में बोला है यानी कि 18 लिखना है। 18 हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो इसका जब ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8, और 8 लिखने के लिए पहला घर में 2 देते हैं, अगला घर में हम लोग 6 देते हैं, ताकि इसका 8 पूरा हो सके। तो फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 और 6, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सोडियम का होता है परमाणु संख्या 11, तब इसका विन्यास करते हैं कितना? 2, 8 और 1 में, ऑप्शन नंबर 4 ये होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा है मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या होगी? संयोजकता निकालने के लिए मैग्नीशियम का हम लोग लिखते हैं 2, 8, ये हो गया 10, और लास्ट में लिखते हैं 2, 12। तो ये जो लास्ट में 2 है यही इसका संयोजकता है, ये हो गया हमारा आंसर 2। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? जो भी उत्कृष्ट गैस होते हैं, चाहे वो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह जो भी होता है, उसका संयोजकता 0 होता है। तो हमारा आंसर लिखना है 0 संयोजकता। उत्कृष्ट गैसों का बाहरी कोष पूरी भरा होता है, अतः इसका संयोजकता 0 है। इसके बाद क्लोरीन आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन विन्यास, इलेक्ट्रॉनों की संयोजकता क्या है? क्लोरीन 2, 8, 7 इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो फिर ये 2, 8, 8 बनाता है, इसलिए संयोजकता 8 होगा, ऑप्शन नंबर बी 8। इसके बाद हमारा अगला है किसी तत्व के परमाणु में 11 प्रोटॉन
और 12 न्यूट्रॉन है। परमाणु द्रव्यमान क्या होगी? तो परमाणु द्रव्यमान यानी m बराबर, इसमें हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देते हैं। प्रोटॉन हमारा 11 है, न्यूट्रॉन 12 है, तब जुड़ के बनेगा 23। हमें लेकिन ये हमारा द्रव्यमान होगा 23। हमें बोला है द्रव्यमान संख्या, पहले बोला है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या यानी प्रोटॉन का संख्या, और प्रोटॉन दिया है 11, तब परमाणु संख्या हमारा हो गया 11। इसके बाद द्रव्यमान संख्या पूछा, द्रव्यमान संख्या हो गया हमारा दोनों को जोड़कर 23। उसके बाद बोला है संयोजकता, और संयोजकता जब निकालेंगे इनका तो फिर वो हो जाएगा कितना, 1, क्योंकि 2 इसको लिखते हैं 2, 8 और 1 के रूप में, लास्ट घर में 1 है, तब हो गया ये 1, यानी कि ये आंसर हो जाएगा 11, 23 और 1। इस तरह से आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन 17 प्रोटॉन है, तत्व का द्रव्यमान क्या होगा? द्रव्यमान के लिए दोनों को जोड़ देते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। जब दो जोड़ेंगे तो 17 दूनी 34 और 1 35, 35 हो गया आंसर। नेक्स्ट हमारा है, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक की द्रव्यमान 23 है, उसमें 12 न्यूट्रॉन है, तो प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? ठीक है, परमाणु संख्या क्या होगी या प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? तब हम लोग द्रव्यमान से न्यूट्रॉन को घटाएंगे और इस तरह से आएगा 11, 11 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला है हमारा, किसी तत्व के समस्थानिकों के द्रव्यमानों में अंतर किसकी भिन्न संख्या के कारण होता है? समस्थानिक वो होता है ऐसे परमाणु संख्या जो भार में समान है, लेकिन उसका परमाणु संख्या समान नहीं है। इसके होने का कारण है उसका न्यूट्रॉन, क्योंकि समस्थानिकों में प्रोटॉन संख्या समान लेकिन न्यूट्रॉन संख्या भिन्न भिन्न रहती है, इसलिए समस्थानिक में अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट है, वे तत्व जिसके यहाँ पे बोला है परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान भिन्न हो, उसको बोलते हैं समस्थानिक। हमारा समस्थानिक ऑप्शन नंबर बी ये होगा करेक्ट आंसर। इसमें समान परमाणु रहता है लेकिन द्रव्यमान भिन्न रहता है, ये होता है समस्थानिक। इसके बाद, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के किस समस्थानिक का उपयोग होता है? ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तब इसमें हमें लिखना है CO60 का उपयोग कैंसर के विकिरण चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। इस तरह से ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 90 क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन काफ़ी पसंद आए होंगे और इसके सारे एक्सप्लेनेशन समझ में भी आए होंगे। किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत है, डाउट है, तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, और किस सब्जेक्ट में मदद चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बाय।